हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज़ में। और आज हम अपने एरेज के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी जो थोड़ा सा डेप्थ में जाके अगर हम समझेंगे तो हमारे आगे के लिए, ज़िंदगी भर के लिए एरे का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में अपने एरेज की, और हमने कहा था कि एरेज क्या होता है। एक कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम रिजर्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, लेट्स से ARR, और मैं क्या करना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था न्यू इंट, और लेट्स से इसका साइज़ है 5, तो मैंने यहाँ पे दिया 5। ये मैं एक 1D एरे बना रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था, इसका मतलब होता था कि हम एक 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करना चाहते हैं। तो लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, और इसकी हम इंडेक्सिंग दे देते थे कुछ इस तरह से, 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाएगी, और ये हमारा हो जाता था एरे ARR। कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते थे, और हम कहते थे कि हमें एरे में एक रैंडम एक्सेस मिलता है। बेसिकली अगर मैं लिखूं ARR 2 की वैल्यू लेकर के आओ, तो मुझे डायरेक्टली 2 की वैल्यू मिल जाएगी। हमने बात की थी कि इसके लिए कंपाइलर को एक एक करके 0 1 2 ऐसे नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्टली 2 वाले प्लेस पर चला जाता है और हमें उसकी वैल्यू ला के दे देता है। लेट्स से 2 पे हमारी कोई वैल्यू पड़ी थी, लेट्स से 6, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, अगर मैंने लिखा होगा, लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि system.out.println और मैं लिखता हूँ ARR2। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा सीधा कंपाइलर अपनी सेकंड मेमोरी पे जाएगा और ARR ऑफ 2 जो कि है क्या 6, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कहते हैं रैंडम एक्सेस। कि हमें एरे में क्या मिलता है, रैंडम एक्सेस मिलता है। डायरेक्टली हम उस इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं और उसका एलिमेंट हम फेच करके लेके आ सकते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि हमें रैंडम एक्सेस मिलता कैसे है। बेसिकली कैसे JVM को पता लगता है कि मुझे डायरेक्टली इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जंप करना है और मुझे ARR ऑफ 2 सीधा मिल जाएगा, है ना। ये तो हमें पता है कि जो मेमोरी लोकेशन है ये कॉन्टिग्यूअस है। कॉन्टिग्यूअस मतलब जहाँ ये वाला एड्रेस होगा उसके जस्ट बाद ये वाला एड्रेस होगा, उसके बाद ये वाला एड्रेस होगा, एंड सो ऑन। वो हम अभी आगे भी देखेंगे कि वो कैसे होता है। बट हमें ये निकालना है कि कैसे JVM को पता लगता है कि मुझे डायरेक्टली इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जाना है और यहाँ से 6 को फेच करना है। कोई मैं ऐसे लूप नहीं लगाता, कोई मैं एक एक करके एलिमेंट को फेच करता हुआ वहाँ तक नहीं जाता, मैं डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, है ना। तो हम इसको समझते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले ना हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी कि मेमोरी में चीज़ें स्टोर कैसे होती हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, 2 तरह के, ठीक है। कौन से 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं वो? भाई सिंपल सी बात है, हमने बात की थी, एक होते हैं हमारे प्रिमिटिव्स और एक होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव्स। तो अभी तक हम जितने भी डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे वो सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते थे? इसमें आपके सब कुछ इंटीजर आता था, आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते थे, है ना। इसमें फ्लोट और डबल दोनों आ गया, आपका बूलियन आ जाता था, आपका कैरेक्टर आता था, सब कुछ, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव्स का हमने बस बोला था कि एरेज जो है वो नॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ कि हमारे जो एरेज हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं थी, क्योंकि हमने कहा था जब हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा ध्यान से देख पाएंगे कि ये जो नॉन प्रिमिटिव्स हैं ये मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, राइट। इन डेप्थ में तो फिर भी हम तभी जा पाएंगे जब तक हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊंगा कि एरेज मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। लेट्स से अगर मैं कहीं लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 4, अगर मान लो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक बार समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक मेमोरी में एक कंटेनर बना होगा, ठीक है। एक मेमोरी में कंटेनर बना होगा और उस कंटेनर में मैंने एक वैल्यू डाली होगी 4, और उस कंटेनर का नाम मैंने रख दिया होगा लेट्स से x। बस कुछ यही हम कहना चाहते हैं, ठीक है। अब जब भी मैं करता हूँगा कि भैया मेरे को करना है प्रिंट, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो क्या होता होगा? बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो JVM है वो x की मेमोरी में जाके देखेगा कि वहाँ पे क्या स्टोर है, और वो जो भी स्टोर है वो उसको ला करके हमें फैच करके दे देता होगा। सिंपल। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ तो समझ गया कि जब भी मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये बताते हैं कि उस x पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो बेसिकली मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, मीन्स x डायरेक्टली होल्ड द वैल्यू 4।
अब आपको लगेगा भैया ये तो ऑब्वियस है ना, एक्स ही तो होल्ड करेगा वैल्यू ऑफ 4, है ना। अभी थोड़ा सा आपको समझ आएगा जब हम नॉन प्रिमिटिव्स की बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। पर अभी के लिए आप याद रखो कि जब हम x इक्वल टू 4 लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि जो x है वो डायरेक्टली 4 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। और जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी। ठीक है, अब ये कैसी होती है, क्या होती है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सारी मेमोरीज को एक एक करके पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप समझ लो कि योर ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, वो सब आपकी जाते हैं स्टैक मेमोरी के अंदर। ठीक है, चलो अब एक स्टेप इसके आगे जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं एरेज की, तो मैं एक बार अपना दोबारा एक एरे बना लेता हूँ। लेट से हमने एक वही वाला एरे बनाया, इंटीजर एरे ARR इक्वल टू, और मैं इसमें लेट से 5 वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ, न्यू इंट 5। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो होता क्या होगा, मैं आपको कहा था क्योंकि एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, हमें यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लगाना पड़ता है किसी भी एरे को बनाने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं इंट एर इक्वल टू न्यू इंट एरे, बेसिकली न्यू इंट और साइज हमने दिया 5, तो होता क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी में, एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी में, लेट्स से ये एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी है और इस मेमोरी को हम बोलते हैं हीप मेमोरी, हीप मेमोरी। ठीक है, अगेन ये क्या होती है, कैसे काम करती है, बाद में देखेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट समझेंगे। पर अभी आप मान लो एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी होती है हीप मेमोरी, वहाँ पे आपके सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होते हैं। आपके सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहाँ स्टोर होते हैं, आपकी हीप मेमोरी में। तो क्या हुआ होगा, जब भी हम ये लिखेंगे न्यू इंट 5, तो एक्चुअली हुआ ये होगा कि हमारी हीप मेमोरी के अंदर जा कर के 5 साइज का एक एरे क्रिएट होगा। तो 1 2 3 4 5, इसकी लेट से इंडेक्सिंग कर देता है 0 1 2 3 4। तो इस तरह 5 साइज का एक एरे क्रिएट हुआ होगा किस मेमोरी में, एक हमारी हीप मेमोरी में। ठीक है, और हमारी नॉर्मल जो मेमोरी होती है जिसको हम स्टैक मेमोरी बोलते हैं, जो हमने कहा था प्रिमिटिव्स सारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं, स्टैक, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा ARR, ये जो इस एरे का नाम है। अब हमने ये जो ARR नाम का जो वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अभी के लिए आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस आप समझ लो इसको हम बोलते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जब भी हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं वो हम स्टैक मेमोरी में बनाते हैं, और जब भी हम कोई एरे जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम बनाते हैं तो वो हम एक हीप मेमोरी में बनाते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो हम न्यू कीवर्ड लिख के बनाएंगे वो हमारी हीप में बनेगी, और जो नॉर्मली बनाएंगे जिसको विदाउट न्यू कीवर्ड वो हमारा स्टैक में बनेगा। ये स्टैक और हीप हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही हमने लिखा न्यू इंट 5, हमारा 5 साइज का एक एरे बन गया, उसकी हमने इंडेक्सिंग कर दी। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जो हमारे रेफरेंसेस है ना, ये कुछ नहीं होते, ये बस एक एरो होते हैं, और ये किसे पॉइंट करते हैं, ये किसी भी एक एड्रेस को पॉइंट करते हैं हीप मेमोरी में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो ARR है ये हीप मेमोरी में हमारे इस एरे को पॉइंट कर रहा है, एक एरो की तरह पॉइंट कर रहा है बस। अब ये कैसे पॉइंट करता है, क्या होता है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये पूरा होता है अंडर द हुड जब भी हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अब क्योंकि आपको इतना चीज़ों का आइडिया लग गया कि हमारा जो ARR है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है जो पॉइंट करे किसी एड्रेस की तरफ, अब हम आगे बढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें किसी भी एरे में रैंडम एक्सेस कैसे मिलता है। अब एक और चीज़ हमने याद है पीछे बोला था कि जब हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे कि इंट x इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है x डायरेक्टली होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एरे बनाया यहाँ पे हमने एक एरे बनाया न्यू इंट 5 और उसको असाइन किया ARR में। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है ARR, इट डज नॉट डायरेक्टली होल्ड द एरे। बेसिकली ये जो ARR वेरिएबल है इसके पास डायरेक्टली एरे नहीं है, ये एरे की तरफ पॉइंट करता है ना। तो बेसिकली इट इज़ अ रेफरेंस जो कि हमारा हीप मेमोरी के अंदर है। तो आप बस इन पॉइंटर्स को याद रखना कि जब भी हम ARR लिखते हैं इसका मतलब ये खुद एक एरे को होल्ड नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे ये जो x है ये 4 को होल्ड कर रहा था क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। पर यहाँ पे क्या होता है, हम लिखते हैं न्यू इंट 5, मतलब हमने एक 5 साइज का एरे हीप मेमोरी में बनाया और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ARR स्टैक मेमोरी में, और ये वाला वेरिएबल इस वाले हीप मेमोरी वाले एरे को सिर्फ पॉइंट करता है, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। तो इट इज़ अ रेफरेंस टू एन एरे, सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या फ़र्क है दोनों में, प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में। अब ये तो हो गया एक फ़र्क। अब दूसरे फ़र्क की बात करते हैं, वापस से चलते हैं अपने इंट x इक्वल टू 4 वाले एग्जाम्पल में। आप सोचो एक इंटीजर
कितने बाइट्स लेता है? आपको पता है इंटीजर लेता है आपका 4 बाइट्स, हमने इसकी बात की है ना? तो जब भी मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 4, हुआ क्या होगा? हमारा एक कंटेनर रहा होगा और ये जो कंटेनर है जिसका नाम मैंने दिया होगा x, इसके अंदर हमारा 4 स्टोर हुआ होगा, ये तो हमें पता है। पर अगर आप ध्यान से सोचो, क्या हमारा ये जो 4 स्टोर हुआ होगा ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी में नहीं हुआ होगा? कहने का मतलब ये कि हमने जब लिखा x, इसके लिए जो कंटेनर असाइन हुआ उस कंटेनर की लेंथ क्या होगी? उस कंटेनर की लेंथ होगी हमारी 4 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, राइट? और इस 4 बाइट्स में हमने अपनी वैल्यू 4 को स्टोर किया होगा, 4 को। ऑब्वियसली ऐसे नहीं किया होगा, उसका बाइनरी बना के किया होगा, पर आई होप आपको समझ आ गया कि हमने 4 बाइट ऑफ मेमोरी को होल्ड किया होगा। तो जैसे हमें पता लग गया 4 बाइट ऑफ मेमोरी है, तो एक काम करते हैं, लेट्स से ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन को हम कहते हैं 100। अब ये 100 से स्टार्ट होती होगी और कहाँ तक जाती होगी? 104 तक, क्योंकि हमारा 4 बाइट ऑफ इंटीजर है। तो अगर हमें इस x को रीड करना है तो जब भी हम system.out.println x करेंगे तो हमारा JVM मेमोरी में जाएगा और 100 से 104 तक की मेमोरी को रीड कर लेगा। अब JVM को कैसे पता? आप सोचो, जब भी मैं लिखता हूँ system.out.println और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे x की वैल्यू लाके दो, अब JVM को कैसे पता कि मुझे 100 पे जाना है और 4 बाइट्स रीड करने हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि सबसे पहले उसको पता है कि मुझे x पे जाना है और x हमारा कहाँ पे है? 100 पे स्टार्ट होता है, x हमारा 100 पे स्टार्ट होता है। और x किस टाइप का डेटा टाइप है? x है इंटीजर टाइप का, है ना? और इंटीजर लेता है 4 बाइट, तो उसको पता होगा x की स्टार्टिंग वैल्यू 100 है, मुझे 100 से 4 बाइट यानी कि 104 तक वैल्यू को रीड करना है, तो मुझे 4 मिल जाएगा, राइट? तो ये हम करते थे अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ओके, अब वापस चलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। अभी तो हमने एक लाइन लिखी थी, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट 5। तो मैंने आपको बता ही दिया था, पहले हमने 5 साइज का कैरे बना दिया और उसको कहाँ बनाया? हीप मेमोरी में, और उसका एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया स्टैक मेमोरी में। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको मैंने बोला रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी के लिए मैं पहले इस लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको हम साइड में रख देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हमने एक एरे ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, और उसका हीप मेमोरी में हमने एरे स्टोर कर लिया और रेफरेंस वेरिएबल हमने अपना स्टैक मेमोरी रख लिया। तो अब मैं इस एरे में ना कुछ वैल्यूज़ भरता हूँ। तो लेट्स से मैंने बोला ARR ऑफ 0 में हमने डाल दिया 10, ARR 1 में मैंने डाल दिया 20, और ऐसे करते करते 30, 40, 50 मैं यहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ इस तरीके से लिख के। तो यहाँ पे मेरा क्या स्टोर हो जाएगा? 10, यहाँ पे 20, 30, 40 एंड 50। तो लेट्स से इस तरीके से मैंने अपने एरे में वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, ये मेरा जो एरे है ये किस चीज़ का एरे है? इंटीजर का एरे है, यानी कि इसमें हर मेमोरी लोकेशन एक इंटीजर होगा। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एक इंटीजर कितने लेता है? एक इंटीजर आपके 4 बाइट्स लेता है अपने आप को स्टोर करने के लिए, है ना? तो क्या ये हर मेमोरी लोकेशन 4 बाइट्स की नहीं होगी? बिल्कुल होगी, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एरे को एक बार यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये हर मेमोरी लोकेशन होगी, हर ब्लॉक होगा, ये 4 बाइट का होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर ये वाली मेमोरी लोकेशन, ये वाली हमारी 100 है, तो ये वाली होगी 104, ये वाली होगी 108, ये वाली होगी 112, ये वाली होगी 116 और ये होगी 120, राइट? सिंपल सी बात है, मतलब मेरा जो एरे 0 है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है एरे 0, ये होगा 100th मेमोरी में, और मुझे यहाँ से 4 बाइट्स रीड करनी पड़ेगी, तो मैं 104 तक रीड कर लूँगा। एरे 1 होगा मेरा 104 मेमोरी पे। ऐसे ही जो मैं यहाँ पे एरे 2 बनाया होगा, लेट्स से ARR ऑफ 2, इसमें डाल दो 30, तो मैंने जो ये बनाया होगा ये मेरा होगा मेरी 108वीं मेमोरी पे, ठीक है? और वहाँ से मैं 4 बाइट्स रीड करूँगा 112 तक। अब देखो 108 से मैं 4 बाइट रीड करूँगा 112 तक, तो मुझे सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, है ना? तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, मतलब 100 से 104 पहला एलिमेंट और डायरेक्टली 104 से 108 आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा एरे का, दूसरा इंडेक्स मिल जाएगा एरे का। ऐसे नहीं होगा कि 100 से 104 यहाँ पड़ा है और फिर एकदम से 212 से समथिंग 216 कहीं और पड़ा है, ऐसा नहीं होगा, राइट? कॉन्टिग्यूअस लोकेशन होगी, एक के बाद एक आपके वैल्यू स्टोर होंगी। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाने का? क्या मतलब ये कि हमने मान लो यहाँ पे वैल्यू सारी स्टोर कर दी, ARR 2 लिख दिया, ये सब मैंने स्टोर कर दी, तो क्या इसके बाद मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बना सकता कि अगर मैं लिखूँ कि भाई मुझे system.out.println करना है, लेट्स से ARR ऑफ 3, तो मैं डायरेक्टली इस वाले
कॉलम तक पहुंच सकूं, इस वाली मेमोरी लोकेशन तक पहुंच सकूं। आपको समझ आ ही रहा होगा, बहुत आराम से बन सकता है। अगर मुझे स्टार्टिंग का एड्रेस पता है 100 और मुझे पता है एक इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है, तो मुझे पता नहीं होगा मुझे सेकंड इंडेक्स तक जाने के लिए कैसे जंप करना पड़ेगा। क्या मैं इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं लिख सकता कि अगर मुझे ARR3 तक जाना है, ठीक है, आप सोचो अगर मुझे ARR3 तक जाना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग एड्रेस तो 100 है ना, प्लस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ARR3 आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 112 से स्टार्ट हो रहा है और 116 पे खत्म हो रहा है ना। हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हमारे पास बेस एड्रेस है और हमें पता है एक इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट, और हमें जाना कितना है, हमें थर्ड इंडेक्स पे जाना है, तो हम 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 है ना। इसको भी मैं पेन से लिख लेता हूँ। तो हमने क्या किया, 4 × 3 ब्रैकेट में, तो आप सोचो 4 × 3 हो गया 12, 12 में हमने 100 ऐड किया 112, हमारा आंसर सीधा आ गया 112। और हम कहाँ पहुँच गए, अपनी 112वीं मेमोरी पे। यहाँ से हम 4 बाइट रीड करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, बेसिकली एरे ऑफ 3 मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर मुझे मान लो चाहिए ARR ऑफ 4, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता होना चाहिए मेरा बेस एड्रेस, मुझे 100 से जाना है और मेरा एक इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट लेता है, और मुझे कौन से इंडेक्स पे जाना है, मुझे 4th इंडेक्स पे जाना है ना, यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे 4 4 16 और प्लस 100, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 116। और वही बिल्कुल सही है, हमें 116 वाले मेमोरी लोकेशन पे जाना है और वहाँ से 4 बाइट रीड करने हैं, तो हमें वाली अपनी वैल्यू मिल जाएगी 50, है ना। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं इसको एक जेनरिक फॉर्मूला बना के लिखूं तो हमारा जेनरिक फॉर्मूला क्या हो गया, टू फाइंड एनी एलिमेंट लेट्स से ARR ऑफ लेट्स से I, ARR ऑफ I आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लेट्स से आपका बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब क्या हुआ, बेस एड्रेस का मतलब सिंपल सा है, वो पहला एड्रेस जहाँ से एरे स्टार्ट होता है, तो मैंने मान के चला वो 100 है, ठीक है, ओके। तो आपको बेस एड्रेस चाहिए, अब आप खुद ही बना सकते हो, बेस एड्रेस प्लस आपको क्या चाहिए, जो भी आपका डेटा टाइप है उसका क्या साइज़ है। देखो जैसे यहाँ पे हमारा साइज़ था 4, है ना, तो आपने डेटा टाइप का साइज़ लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया किससे, आपको जिस इंडेक्स पे जाना है, आपको जाना है ith इंडेक्स पे, जैसे यहाँ पे I है ना, और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जंप करने का, है ना। तो ये बहुत काम आता है रैंडम एक्सेस के लिए। अब JVM क्या करेगा, सीधा इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकता है। जब भी हम लिखते हैं कि मुझे ARR3 पे जाना है, कैसे लिखते होंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे system.out.println करते होंगे, तो वो सीधा क्या करेगा, वो सीधा फॉर्मूला लगाएगा, वो देखेगा बेस एड्रेस क्या है 100 है, प्लस आपका डेटाबेस का डेटा टाइप का साइज़ क्या है, वो है 4, मल्टीप्लाई आपको कहाँ जाना है, 3 पे जाना है, तो 4 3 12, 112 आंसर आ गया। आप डायरेक्टली 112 पे जाओ और वहाँ से 4 बाइट रीड कर लो। तो हेंस आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम कहते हैं कि हमें किसी भी एरे में एक रैंडम एक्सेस मिलता है, क्योंकि हमारा JVM इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता है। अगर मान लो एक इंटीजर एरे है तो वो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट तक जाने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये बेस एड्रेस कैसे पता लगता है किसी भी JVM को, मतलब हमें ये समझ आ गया कि ARR ऑफ I का फॉर्मूला ये होता है, हमें डेटा टाइप का साइज पता है, इंटीजर का 4 बाइट पहले से ही पता है, हमें I पता है क्योंकि वो तो यहाँ लिखा ही है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं वो तो हमें लिखा ही है। पर बेस एड्रेस एरे को कैसे पता कि वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, इसका बहुत इजी आंसर है, ये जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था ना, जिसमें हमने कहा था हीप मेमोरी के अंदर हमारा एरे होता है और रेफरेंस वेरिएबल स्टैक मेमोरी में होता है। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, मैंने क्या कहा था, ये कुछ नहीं होता, आप मान लो ये पॉइंट करता है किसी एड्रेस की तरफ, है ना। अब ये एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब किस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, उस एरे के फर्स्ट एड्रेस की तरफ, विच इज 100। लेट्स से हमने एज्यूम किया कि 100 है, तो ये पॉइंट कर रहा है 100 की तरफ, तो आप मान सकते हो ऐसे कि ARR 100 स्टोर कर रहा है। आप ऐसा मान सकते हो कि हमें पता है एक रेफरेंस वेरिएबल है और इसके अंदर अगर 100 स्टोर है, इसका मतलब हमें हीप मेमोरी में 100th मेमोरी लोकेशन पे जाना है। तो ये जो ARR वेरिएबल है ये क्या स्टोर करता है, किसी भी एरे का सबसे स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करता है, विच इज बेस एड्रेस, ठीक है। तो इसी नाम से जब भी हम लिखते हैं ARR ऑफ 3 मुझे एक्सेस करना है, तो इस ARR से पता लगता है कि इसका बेस एड्रेस क्या है 100, और बाकी वैल्यूज तो हमने बता ही दी थी, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो कि रेफरेंस वेरिएबल जब हम कहते हैं ना किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जिसकी वैल्यू लेट से 100 है, और हमें डायरेक्टली पता लग जाता है हमें हीप मेमोरी पे 100th मेमोरी लोकेशन पे जाना है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आपको ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझ नहीं आएगी क्योंकि हमने अभी नॉन प्रिमिटिव्स को उतना पढ़ा ही नहीं है, वो हम आराम से जब बाद में आराम से बैठ के पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। पर अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि कैसे हम रैंडम एक्सेस का फ़ायदा ले पाते हैं अपना मेमोरी के अंदर,
ठीक है, ये तो आपने बात कर ली भैया इंट की। तो मैंने अगर इंट एक एरे बना दिया इक्वल टू लेट से न्यू, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ, न्यू इंट 5। तो ये वाली बात तो मुझे समझ आ गई क्योंकि इंटीजर एरे था और हर 4 बाइट ले रहा था हर इंटीजर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप खुद सोच लो, अगर हमारा एक लॉन्ग का एरे बना होता तो लॉन्ग हमारा लेता 8 बाइट, तो फॉर्मूला क्या होता? ये तो जेनरिक फॉर्मूला है, इसमें हम डेटा टाइप साइज में 4 की जगह 8 डाल देते, बाकी सब चीज़ें सेम रहती। चलो भैया बहुत बढ़िया। सेम आपको पता है आप फ्लोट के लिए कर सकते हो, फ्लोट भी आपका 4 बाइट लेता है ना। डबल के लिए कर सकते हो, डबल आपका 8 बाइट लेता है, वगैरह वगैरह। ये सब हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है क्योंकि हमें सबका पता है कौन कितने बाइट लेता है। पर याद करो, जब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, एक बहुत ही स्पेशल डेटा टाइप था जिसका नाम था बूलियन। बूलियन। और हमने बूलियन पढ़ तो लिया था कि बूलियन या तो ट्रू होता है या तो बूलियन फॉल्स होता है। पर क्या आपको याद है, हमने एक बार भी बात की होगी कि भाई बूलियन का डेटा टाइप साइज क्या होता है? हमने वहां पे बात नहीं की थी, राइट? हमने क्यों नहीं की थी अभी आपको पता लग जाएगा। देखो, हम वहां पे सबके डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो इंटीजर में लॉन्ग इंट कैर, सॉरी लॉन्ग इंट शॉर्ट बाइट हो, फ्लोट या डबल हो, है ना। यहीं पे आपका कैर भी आ जाता है। हमने बात की थी कि कैर जो है वो 2 बाइट का होता है। कैर कितने का होता है? 2 बाइट का। तो हमने कैर की भी बात की थी, हमने हर चीज़ की बात की थी एक्सेप्ट बूलियन। तो बूलियन में ऐसा क्या था, हमने उसकी बात ही नहीं की थी। देखो, अगर आप ऑफिशियल जावा डॉक्स की बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जावा डॉक्स, ये जो हमारा बूलियन होता है ना, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, नो फिक्स साइज। यानी कि जावा खुद से कुछ नहीं बताता कि ये जो बूलियन है इसका क्या फिक्स साइज होना चाहिए। ये कहता है कि जो भी कंपाइलर है या जेवीएम है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, जिस भी प्लेटफॉर्म का वो जेवीएम है, कि वो डिसाइड करे कि उस प्लेटफॉर्म पे हमारे जो बूलियन है उसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है। अब जो हमारे अलग अलग जेवीएम्स हैं, जैसे हमारा हॉटस्पॉट जेवीएम है, ठीक है, विच इज़ ओरेकल, है ना, या आपका ओपन जेडीके, वो अपने लिए खुद से मान के चलते हैं ये जो बूलियन है ये लेगा 1 बाइट, पूरा का पूरा 1 बाइट, मतलब 8 बिट्स। ठीक है। ऐसा जावा उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आपको बूलियन को 1 बाइट ही लेना है, पर वो खुद से उसको 1 बाइट अज्यूम करते हैं अलग अलग रीजंस के लिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। पर एक बात आपको समझ आ गया होगा कि बूलियन के पास ऑफिशियल जावा डॉक्यूमेंट कहता है कि कोई बूलियन का फिक्स साइज नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? जब हमारे पास सारे डेटा टाइप्स का एक फिक्स साइज है तो हमने बूलियन का फिक्स साइज क्यों नहीं दिया? अब देखो, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। आप सोचो, व्हाट इज बूलियन? मैंने कहा था ना, बूलियन कुछ नहीं होता, इधर ट्रू होता है इधर फॉल्स होता है। तो क्या ट्रू और फॉल्स को हम एक बिट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? आप सोचो ना, एक बिट, मैं 1 बाइट की बात नहीं कर रहा, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, मैं 1 बिट की बात कर रहा हूँ। 1 बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर वो 0 होगी मैं उसको फॉल्स मान लूंगा, अगर वो 1 होगी मैं उसे ट्रू मान लूंगा। मतलब सिर्फ 1 बिट से अगर मैं यहाँ पे 0 भर दूँ तो मैं मान लूंगा वो फॉल्स है, और अगर मैं यहीं पे 1 भर दूँ तो मैं मान लूंगा वो ट्रू है। तो मैं सिर्फ 1 बिट के बेसिस पे भी तो पूरे के पूरे बूलियन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी कि हमारा जो एक बाइट वेरिएबल होता था, याद है, इंटीजर में बाइट, जो 8 बिट्स लेता था, उन 8 बिट में से मैं बस 1 बिट पकड़ रहा हूँ एक बूलियन वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, है ना। तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, आप कहोगे, है ना। इंटरेस्टिंगली मैं अपना बहुत सारा स्टोरेज भी बचा लूंगा, क्योंकि ये देखो, हॉटस्पॉट और जो ये ओपन जेडीके हैं ये 1 बाइट लेते हैं, मतलब ऐसे 8 बिट्स, 3 4 5 6 7 8, इतनी ज़्यादा मेमोरी ये लेते हैं हमारे एक बूलियन वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। अगर मुझे बूलियन को भी स्टोर करने के लिए 8 बिट्स लेनी पड़े तो फ़ायदा क्या हुआ? उसको तो मैं सीधा बाइट में भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं बाइट में बोलूँगा 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, समथिंग लाइक दैट, है ना, क्योंकि मेमोरी तो दोबारा सेम ही जा रही है ना। अब इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होता है, आपको पता है रैम में रन होता है, और वो प्रोग्राम उठ करके फिर कहाँ आता है? हमारे सीपीयू में। तो जब भी सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है ना, तो याद रखना वो हमेशा बाइट्स के लेवल पे फेच करता है। तो कभी हो सकता है वो 2 बाइट्स फेच करे, कभी 4 बाइट, कभी लेट्स से सिर्फ 1 ही बाइट फेच करे, पर जनरली वो हमेशा बाइट्स के बेसिस पे फेच करता है, कभी भी बिट्स बाय बिट कोई इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करता। इसलिए हमेशा सीपीयू की ऑप्टिमाइजेशंस के लिए, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। सो फॉर बेटर सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो बाइट का साइज है, सॉरी, हमारा जो बूलियन का साइज है उसको 1 बाइट रखा है। यहां पे मैं ऐसे लिख देते हैं, बूलियन इज 1 बाइट। बहुत सारे कंपाइलर ने, बहुत सारे जेवीएम ने उसको 1 बाइट रखा हुआ है। अब
अगर आपको पता है कि अगर हमें CPU ऑप्टिमाइजेशन करनी है और इसको 1 बाइट ही रखना है, तो अब जावा इसको खुद से भी तो ऑफिशियल बना सकता था ना कि 1 बाइट ही कर लो, है ना। इसने इसको JVMs पे क्यों छोड़ दिया, ओपन क्यों रखा? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसने कहा भाई आपके जितने भी JVMs है ना, हॉटस्पॉट हो गया, OpenJDK हो गया, वो डिसाइड कर लेंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से कि उनको कितनी मेमोरी एक बार में फेच करनी है। तो अगर वो 1 बाइट फेच करते हैं तो वो 1 बाइट रख लेंगे एक बुलियन का साइज, अगर 2 करते हैं तो वो 2 रख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बस ये समझ आ गया होगा कि क्यों स्पेसिफिक ऐसा रीजन है कि हमने बूलियन का साइज फिक्स नहीं किया। बस आप ऐसे समझ लो कि हमें मेमोरी ऑप्टिमाइज करनी थी CPU के लिए, CPU ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि वो एक बार में बाइट्स रीड करता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी JVMs बने हुए जैसे ओरेकल, OpenJDK, वो खुद से डिसाइड करते हैं कि एक बूलियन का साइज क्या होता होगा। तो उनको बता दिया, इन सब के लिए हमारे बूलियन का साइज होता है 1 बाइट। तो बहुत बढ़िया, अगर बूलियन का साइज 1 बाइट होता है और अगर मैं एक बूलियन एरे बनाऊं तो एक बूलियन एरे कैसे दिखता होगा, कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ, लेट्स से बूलियन, लेट्स से हमने एरे का नाम अगेन ARR लिखते हैं इक्वल टू न्यू बूलियन, और यहाँ पे मैं लेट्स से अगेन 5 साइज का एरे बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक एरे बनता होगा, और इसके हर एरे एलिमेंट्स में तो हमने क्या किया, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। सब में एक बूलियन वेरिएबल आता होगा, तो लेट्स से इसमें आ गया फॉल्स, इसमें आ गया ट्रू, इसमें आ गया फॉल्स, कुछ इस तरीके से आप एक बूलियन वेरिएबल दे सकते होगे। अब इनकी भी एक मेमोरी लोकेशन होगी, तो लेट्स से इसकी फर्स्ट मेमोरी है 100, तो आपको पता ही है ये वाली मेमोरी कौन सी होगी। अब ये मेमोरी होगी इसके 1 बाइट आगे, विच इज़ 101, क्योंकि आपको पता ही है बूलियन हम कितने में स्टोर करते हैं, 1 बाइट में स्टोर करते हैं। इंटीजर हम 4 बाइट में करते हैं, इसलिए हम 4 की जंप करते हैं। अब अगली मेमोरी होगी हमारी 102, अगली होगी 103, अगली होगी 104, अगली होगी 105। यानी कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर बूलियन वेरिएबल रीड करना है तो मुझे किसी मेमोरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जैसे 102, और वहाँ से 1 बाइट रीड करना पड़ेगा। यानी कि ARR2 का मतलब क्या हुआ, आपका बेस एड्रेस है 100 प्लस, आपको पता ही है आपका लेट्स से डेटा टाइप का साइज़ कितना है, डेटा टाइप का साइज़ है 1 इंटू आपको कौन से इंडेक्स पे जाना है 2, तो विच इज़ 102, है ना। और बिल्कुल करेक्ट, हम 102 पे जाएंगे, हमें फॉल्स एक्सेस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने बूलियन की भी बात कर ली, क्योंकि हमें बूलियन पे डाउट होता था कि बूलियन का साइज क्या होता है। अब हमें पता लग गया बूलियन का साइज 1 बाइट होता है फॉर मोस्ट ऑफ द JVMs। तो फिर वो JVM पे डिपेंडेंट क्यों होता है बूलियन का साइज, CPU के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि CPU कितना बाइट्स रीड करता है किसी बूलियन के लिए, उस हिसाब से हम साइज रख लेते हैं कि हमारा बूलियन कितने मेमोरी में स्टोर होगा। फॉर मोस्ट वो हम 1 बाइट लेते हैं, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला 1 बाइट के हिसाब से लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया, हमारा ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक बात और, हमने देख लिया कि हम एक इंटीजर एरे कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हमारा इंटीजर एरे बनता होगा मेमोरी में, है ना, जो कि हमारी हीप मेमोरी होती होगी। सेम हमने देख लिया कि इसी तरीके से हम एक लॉन्ग, फ्लोट, डबल और बूलियन का भी एरे बना सकते हैं, और फॉर्मूला हर बार सेम रहेगा। अब एक चीज़, लेट सपोज मैं वापस से इंट में ही चलता हूँ कि मैंने एक इंटीजर एरे बनाया, ठीक है, ये एक एरे है ऑफ इंटीजर्स, और मैंने मान लो 5 साइज का एरे बनाया, तो 0 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं करता हूँ ARR ऑफ 100, तो क्या होता होगा, तो क्या मेरा ये वाला फॉर्मूला ऐसे ही लगता होगा कि मैं कहूँगा लेट्स से बेस एड्रेस इसका 100 है, तो बेस एड्रेस हो गया आपका 100 प्लस, आपको पता ही है आपका डेटा टाइप का साइज़ क्या है, 4 है, 4 बाइट, इंटू आपको कहाँ जाना है 100, तो बेसिकली 104 प्लस 100 विच इज़ 204। तो क्या मैं सीधा 204 वाली मेमोरी लोकेशन पे चला जाऊँगा, जो कहीं लेट से यहाँ होगी 204 से 208, और मैं वहाँ से 4 बाइट रीड कर लूँगा, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब भी आप किसी एरे के बाउंड से, जो भी एरे का साइज़ है उससे बाहर का कोई एलिमेंट फेच करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक एक्सेप्शन मिलती है, और उस एक्सेप्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शंस क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे, पर याद रखना आपको एक्सेप्शन मिलती है। अब आपको पता ही है जब जावा ने किसी एरे को इंप्लीमेंट किया होगा अंदर से, तो उसने पता है क्या होगा, उसने अंदर से ना ये कंडीशन लिख दी होगी कि इफ़ आप जो भी इंडेक्स फेच करना चाहते हो, जैसे इस केस में 100, तो आपका जो भी इंडेक्स है, लेट्स से हमने लिखा उसको इंडेक्स, वो लेस देन 0 है, या फिर एंड नहीं आएगा, और इफ इंडेक्स लेस देन 0, और जो भी इंडेक्स है वो ग्रेटर देन है जो भी आपका एरे है उसकी लेंथ के, हमने कहा था एरे डॉट लेंथ एक आपका वेरिएबल होता है जो एरे की लेंथ ला के देता है। उस केस में हम क्या कर देंगे, हम थ्रो कर देंगे, थ्रो एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कुछ इस तरीके से। अब ये आप
क्या कर रहे हो, थ्रो क्या होता है, वो बात की बात है। पर अभी आप ये मान के चल लो, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एक्सेप्शंस को देखेंगे। अभी आप ये मान के चलो, हमने कंडीशन लगा रखी है कि जब भी कोई इंडेक्स लेस देन 0, यानी कि अगर ये एरे है और जो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, उसके पीछे की वैल्यू को या फिर जो एरे की लेंथ है उसके आगे की वैल्यू को फेच करने की कोशिश करेगा, तो हम एक एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो जब भी कोई ARR ऑफ 100 लिखता होगा किसी एक ऐसे एरे में जिसका साइज सिर्फ 5 है मान लो, तो हम इस फॉर्मूला को यूज ही नहीं करते होंगे। हमारा कंपाइलर पहले ही फेल हो जाएगा। कहाँ पे? इस कंडीशन के अंदर। वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, वो देखेगा भाई एरे जो लेंथ है, वो जो इंडेक्स है बेसिकली, वो एरे की लेंथ से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा 100 इंडेक्स है और एरे की लेंथ है 5। तो क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, हम एक एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे और हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? ताकि हम एक रैंडम मेमोरी एड्रेस को रीड ना करें। अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है, ये वाला 204 से 208 वाली, ये किसी और पर्पस के लिए यूज होती हो, है ना? तो आप रैंडमली जाकर के उस मेमोरी को रीड नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये वाला चेक लगाना पड़ता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वाला चेक। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अपने 2 डायमेंशनल एरेज में, 2D एरेज में, है ना? हम 2D एरेज में या JVM 2D एरेज में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे फेच करता होगा? तो चलो इंटीजर के लेते हैं, लेट्स से इंट। आपको पता है 2D के लिए हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट लेते हैं, नाम ARR ही देते हैं, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे हम अपने रो और अपने कॉलम का साइज देते हैं। तो लेट्स से मैं बनाता हूँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 4। तो 3 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता होगा? अगर मैं इसको नॉर्मली सोचूं तो मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना सकता हूँ कि भैया 3 रोज, तो रो 1, रो 2 और रो 3। तो रो 1, रो 2, रो 3 और 4 कॉलम्स, तो 1 2 3 4, है ना? तो उसको इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 रोज हो गई। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और 4 कॉलम्स हो गए। और इसमें मैं कोई भी रैंडम वैल्यू डाल सकता हूँ, 4 3 5 7 समथिंग समथिंग, है ना? तो अब मैं कह रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है 6 और मैं फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ ARR ऑफ 1,2। ठीक है, 1,2। देखो 1 ये है और 2 ये है, तो 1,2 ये वाला एलिमेंट हुआ 6, ये मैं फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे रैंडम एक्सेस कैसे मिलता होगा? कैसे JVM को पता लगता होगा कि एग्जैक्टली मुझे इस मेमोरी पे जंप करना है? ठीक है, तो बेसिकली वो जो हमने फॉर्मूला बनाया उसको एक बार 2 डायमेंशनल एरे पे अप्लाई करके देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 2D एरेज को कंसेप्चुअली तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट क्या लॉजिकली या प्रैक्टिकली वो एरे ऐसे स्टोर होता है मेमोरी में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेमोरी में या फिर जावा के हिसाब से 2 डायमेंशनल एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, जावा के हिसाब से आपको पता है 2 डायमेंशनल एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जावा इस टाइप के एरे को बोलता है एरे ऑफ एरेज, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसको क्या बोलता है वो? एरे ऑफ एरेज, कि हमारे पास एक एरे है जिसमें हर एलिमेंट एक एरे है। ठीक है, तो जब भी हम ये लाइन लिखते हैं कि हमने एक एरे बनाया ऑफ साइज 3,4, तो एक्चुअली होता क्या होगा मैं एक बार बताता हूँ। पहले मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ कि हम इसका मतलब क्या है, इसको हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसको अंदर मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर कैसे होती होंगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वी हैव एन एरे ऑफ साइज 3। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा है, तो बेसिकली हमारे पास 3 साइज का एक एरे है, वेयर ईच एलिमेंट is itself an array of size equal to 4। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारा हर एलिमेंट, ये जो एक एलिमेंट है ये खुद एक एरे है, ये जो एलिमेंट है खुद एक एरे है, ये जो है ये खुद एक एलिमेंट है, इसका भी साइज 4 है, इसका भी साइज 4 है, इसका भी साइज 4 है। तो हम ये कहना चाहते हैं। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता होगा, वो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ गई कि हमारे पास एक एरे है ऑफ साइज 3 और जहाँ पे हर एलिमेंट एक एरे है ऑफ साइज 4, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो देखो हम इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करते होंगे। हम बेसिकली एक मेमोरी में एरे बनाते होंगे ऑफ साइज 3। तो देखो 0 1 2 हमने एक एरे बनाया ऑफ साइज 3 जिसका हर एलिमेंट ये खुद एक एरे है। अब खुद एक एरे होने का क्या मतलब? मैंने आपको कहा था ना, जब भी हम एक 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, जैसे हमने बनाया इसका नाम रखते हैं लेट्स से 1D ARR। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम ARR है, तो यहाँ पे मैंने रखा है 1D ARR और मैंने एक 1 डायमेंशनल एरे बनाया इक्वल टू न्यू इंटीजर टाइप का ऑफ साइज लेट्स से 3।
तो इसका मतलब ये होता था कि मैं एक हीप में 3 साइज़ का एरे बनाता था और एक स्टैक में ARR उसका नाम रखता था और वो पॉइंट करता था एक मेमोरी लोकेशन को, है ना? तो मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे एरेज़ जो होते हैं और यहाँ पे जो उसका नाम लिखा होता है, वो पॉइंट करते हैं एक मेमोरी लोकेशन को, है ना? एक रेफ़रेंस होते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अब क्योंकि मेरा हर एलिमेंट एक एरे है, तो क्या मेरा हर एलिमेंट एक रेफ़रेंस वेरिएबल नहीं हो गया? इसका मतलब यहाँ पे मैं एक रेफरेंस वेरिएबल स्टोर करूंगा, लेट्स से ARR0, क्योंकि ये 0th एलिमेंट है। यहाँ पे ARR1 एक रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पे ARR2 एक रेफरेंस वेरिएबल है। का मतलब यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर कोई पूरा का पूरा एरे स्टोर नहीं है, इसमें एक रेफरेंस वेरिएबल स्टोर है। और वो रेफरेंस वेरिएबल अगेन क्या करता है, पॉइंट करता है, किसको पॉइंट करता है, एक दूसरे एरे की तरफ जिसका साइज होगा 4, क्योंकि हमारा 3,4 था, है ना? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ARR 3,4 का साइज एरे है ना? तो वो पॉइंट करता है एक दूसरे एरे की तरफ जिसका साइज होगा 4। यहाँ पे मैंने 5 बना दिया, तो उसको हम कर देते हैं 4। ऐसे ही ये भी पॉइंट करेगा एक दूसरे एरे की तरफ जिसका साइज होगा 4। ऐसे ये भी पॉइंट करेगा एक तीसरे एरे की तरफ जिसका साइज होगा 4। और ये सारे के सारे एरेज अपना अलग अलग मेमोरी लोकेशन में होते होंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसको बिल्कुल हीप और स्टैक मेमोरी कंसेप्ट से बताऊं, तो लेट्स से ये है आपकी हीप मेमोरी, इसको मैं बोल देता हूँ हीप, ठीक है? और यहाँ है आपकी एक स्टैक मेमोरी, इसको मैं बोल देता हूँ स्टैक। तो लेट्स से सबसे पहले हमारे पास एक 3 साइज का एरे होता होगा जिसको मैं नाम दिया ARR, और स्टैक में एक वेरिएबल होगा ARR जो पॉइंट करेगा इस लोकेशन पे। अब इसकी हर लोकेशन खुद एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो ये पॉइंट करती होगी किसी एक और एरे पे जिसका साइज होगा लेट्स से 4, ये पॉइंट करती होगी किसी और एरे पे जिसका भी साइज होगा 4, ये पॉइंट करती होगी किसी और एरे पे जिसका भी साइज होगा 4, और ये सारे के सारे एरे हीप मेमोरी के अंदर आते होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो आई होप आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अब हम जंप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कैसे हमारा कंपाइलर इस फॉर्मूला को यूज करता होगा जिसमें वो रैंडम एक्सेस कर सकता है किसी भी मेमोरी को। तो लेट्स से इस केस में ARR 1,2 फाइंड आउट करने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं। तो देखो मैंने वही वाला अपना एरे कॉपी कर लिया, ARR ऑफ न्यू इन 3,4, और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यूज और भर देता हूँ। अभी मैंने इतनी भरी थी, लेट्स से 10 3 1 0 5 9 3, तो कुछ मैंने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स भर दिए, ठीक है? और मैंने क्या कहा, ये हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे है जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कंसेप्चुअल व्यू है। अब मुझे फाइंड आउट करना है ARR ऑफ 1,2। तो लेट्स से आप मान लो मैंने इसको system.out.println किया होगा, तो कंपाइलर कैसे फाइंड करेगा? तो मैंने आपको बता दिया कि कंपाइलर के हिसाब से हमारी मेमोरी में चीज़ें कैसे स्टोर है। कंपाइलर के हिसाब से हमारे पास सबसे पहले एक एरे स्टोर है 3 साइज का 0 1 2, ठीक है? ये है ARR जो यहाँ पे इसका नाम है। इसमें हर एलिमेंट एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो अच्छा भैया, रेफरेंस वेरिएबल है, समझ गए। एक रेफरेंस वेरिएबल कितने बाइट लेता है स्टोर होने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। आंसर है 4 बाइट। एक रेफरेंस वेरिएबल 4 बाइट लेता है। तो यानी कि अगर ये वाला एक 100 होगा मेमोरी लोकेशन, तो ये दोबारा 104 होगी और ये 108 होगी, और ये कितनी हो गई 112, है ना? अब इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि जो भी मेरा वो 3 साइज का एरे है, उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 और 2। मुझे उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, ठीक है? उस इंडेक्स के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, और वो रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करता होगा किसकी तरफ? एक नए एरे की तरफ जिसमें 4 एलिमेंट होंगे, तो 0 1 2 3, है ना? उन चारों में से मुझे सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी इंटीजर, उसको फेच करना है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। बेसिकली हम उसी फॉर्मूला को 2 बार लगाएंगे। तो सबसे पहले एक तरह से मैं निकालूंगा मुझे कौन सी रो पे जाना है। मैं कैसे निकालूंगा? मेरा बेस एड्रेस क्या है 100, ये रहा, प्लस अब डेटा टाइप का साइज क्या है? मैंने कहा रेफरेंस कितना लेता है 4 बाइट, तो ये हो गया 4 इंटू मुझे कौन से इंडेक्स तक जाना है? फर्स्ट इंडेक्स तक, 4 इंटू 1 यानी कि 104, ठीक है? 104 से मुझे 4 बाइट्स रीड करना है, तो मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा। अब जैसे ही मैंने 104 से 108 यानी कि 4 बाइट रीड करे, तो मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल मिला होगा, और वो रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करता होगा एक नए एरे की तरफ, है ना? तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो रेफरेंस वेरिएबल होगा ये पॉइंट करता होगा एक नए एरे की तरफ, और वहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे। ओके, अब हम उस नए एलिमेंट तक आ गए। अब ये पॉइंट करता होगा मतलब क्या हुआ? उस नए एरे का बेस एड्रेस स्टोर करता होगा। तो लेट्स से उस नए एरे का बेस एड्रेस है 200, आप मान के चलो। ये क्या है आपका? ये है ARR ऑफ 1 एरे, है ना? यहाँ पे स्टोर होगा
ARR ऑफ 1, ये बेसिकली एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। और ये रेफरेंस वेरिएबल आपको पता है क्या होल्ड करते हैं? एड्रेस होल्ड करते हैं। तो ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? ये इस वाले नए एरे का बेस एड्रेस होल्ड कर रहा है, विच इज 200। बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे अपना कॉलम। अब हम देखो कॉलम कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे ये जो 104 पे 108 तक मैंने एक मेमोरी लोकेशन रीड करी है, वहाँ पे मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा। उस रेफरेंस वेरिएबल से मुझे एक नया एरे मिलेगा। अब मुझे इस नए एरे पे काम करना है। अब इस नए एरे पे काम करने के लिए बेस एड्रेस हो गया 200 प्लस, अब इस नए एरे पे क्या स्टोर है? इस नए एरे पे तो नॉर्मल इंटीजर स्टोर है ना। ये नया एरे कौन सा है? ये नया एरे कोई नहीं है, ये वाला कॉलम है 11063, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू होंगी, मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे होंगी 11063, ये इंटीजर वैल्यू होंगी। अब आपको पता ही है इंटीजर भी 4 बाइट लेता है, तो अगर ये 200 है तो ये मेमोरी होगी 204, ये मेमोरी होगी 208, ये मेमोरी होगी 212 और ये मेमोरी होगी आपकी 216, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? 4 बाइट, क्योंकि एक 4 बाइट लेता है। और हमें कौन से इंडेक्स तक जाना है? हमें जाना है सेकेंड इंडेक्स तक, तो 4 × 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 8 और 208, यानी कि मुझे 208 से 4 बाइट रीड करनी है। अब मैं जब दोबारा 208 पे जाऊंगा और वहां से 4 बाइट रीड करूंगा, तो मैंने रीड क्या किया? 6, यानी कि मैं अपना आउटपुट लाके दे दूंगा स्क्रीन पे 6। ठीक है, इसको नॉर्मल लिख लेते हैं। हाँ, मैं आउटपुट लाके दे दूंगा 6, बिल्कुल सही है ना। और आप देखो ARR ऑफ 1, 2 6 ही तो है, यही तो हमें चाहिए था, है ना। तो अब आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इसी फॉर्मूले को मैं 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा रो, उसके बाद मैं निकालूंगा अपना कॉलम। तो मैं इसी फॉर्मूला को 2 बार यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा से बनाऊं इन द फॉर्म ऑफ दिस कंसेप्चुअल एरे, तो देखो ये कैसे बनेगा। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, आप ये मैट्रिक्स याद रखना, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो मेन एरे होगा 3 साइज का, वो ये होगा। अब ये पॉइंट करता होगा एक नए एरे में, ठीक है। उसमें 4 वैल्यू होंगी और वो 4 वैल्यू होंगी पहली रोज, ये वाली 4 3 5 7, 4 3 5 7। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू होंगी जो पॉइंट करता होगा एक नए एरे की तरफ, जिसमें भी 4 वैल्यूज होंगी। और वो 4 वैल्यू कौन सी होंगी? वो होंगी सेकंड रो हमारी 11063, 11063। और ऐसे ही हमारे पास ये भी होगा जो पॉइंट करता होगा एक नए एरे की तरफ, उसमें भी 4 वैल्यू होंगी हमारी, ये वाली 0 5 9 और 3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप समझ ही गए होगे हम इसको फेच कैसे करेंगे। अब यहाँ पे भी इसकी इंडेक्सिंग ले लेते हैं। तो ये है एक्जैक्टली जैसे हमारा एरे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, और आपको उसके निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आप ऊपर के फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करोगे, एक बार रो निकालने के लिए, रो का इंडेक्स, और उसके बाद कॉलम का इंडेक्स, और दोनों को मिलाकर के आपको जो वेरिएबल मिलेगा फाइनली, वो एक इंटीजर वेरिएबल मिलेगा, अगर ये इंटीजर का एरे है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जो किसी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स से ये लोकेशन है 200, ये लोकेशन है 300 और ये लोकेशन है 400। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सारे एड्रेसेस ड्रॉ करे हैं, ठीक है। अब आप सोचो, मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या आता होगा? एक रेफरेंस वेरिएबल आता होगा। उस वेरिएबल का नाम क्या है? उसका कोई नाम नहीं है ना। उसको हम बस रिप्रेजेंट करते हैं ARR ऑफ 0 से। तो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसके अंदर ARR ऑफ 0 स्टोर होगा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल स्टोर है जिसको हम बोलते हैं ARR ऑफ 0। पर एक्चुअली ARR ऑफ 0 है क्या? इस वाले एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करने वाला रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोर होगा 200, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल स्टोर है। यहाँ पे स्टोर होगा 300 और यहाँ पे स्टोर होगा 400। क्यों? क्योंकि 200 मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल है जो 200th मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे 300 मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल है जो 300th मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। एंड सेम यहाँ पे एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जो 400 से स्टार्ट होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया कि हम कैसे मेमोरी में एक 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, और रेफरेंस वेरिएबल एक्जैक्टली एक एड्रेस को ही स्टोर करते हैं। तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 200 का मतलब इंटीजर 200 नहीं है, हमें पता ही एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ARR ऑफ 0 से। इसको हम करते हैं ARR ऑफ 1 से, एंड इसको हम करेंगे ARR ऑफ 2 से, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। और ये क्या होल्ड करते हैं? एक एड्रेस को होल्ड करते हैं। और इनका फॉर्मूला अगर हमें जेनरिक फॉर्मूला बनाना हो तो हमने कह ही दिया था कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर ARR ऑफ I, J पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा एरे ऑफ I, J निकालने का।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस मेन फॉर्मूला को यूज़ करके इसमें से एक इंडेक्स निकाला, तो लेट्स से वो इंडेक्स है आई। अब मैं उस आई इंडेक्स पे मेरे पास क्या था, एक मेमोरी लोकेशन थी, मैं लेट्स से उस मेमोरी लोकेशन पे गया, मुझे एक और एरे मिला। फिर मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया नीचे वाले को अपना जेएथ निकालने के लिए, तो लेट्स से जेएथ है ये। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू थी मैंने उसको रीड कर लिया, लेट्स से वैल्यू थी 3। तो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम 2 डायमेंशनल एरे में अपने फॉर्मूला को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीका आप अप्लाई कर सकते हो 3 डायमेंशन के लिए, 4 डायमेंशन के लिए, 5 डायमेंशन के लिए, क्योंकि इन्फिनाइट है। आप इमेजिन करो ऐसे कि एक एरे है ऑफ रेफरेंसेज जिसमें हर इंडेक्स एक दूसरे एरे को पॉइंट करता है। अब ऐसा भी तो सकता है कि इसमें भी हर इंडेक्स एक तीसरे एरे की तरफ पॉइंट आउट करे, है ना, ये भी किसी की तरफ पॉइंट आउट करे। तो ये क्या बन गया, एरे ऑफ एरेज, एक 3 डायमेंशनल बन गया। इसी को आप 4D बना सकते हो, 5D बना सकते हो, एंड सो ऑन। आप इसको कितना मर्जी लंबा खींच सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपको ये सारी कहानी समझ आ गई तो आप इसके सारे हिट एंड ट्रायल्स यूज़ कर सकते हो कि अगर मैं लेट्स से बूलियन का 2 डायमेंशनल एरे बनाऊं, है ना, तो क्या होगा, रेफरेंसेस लेंगे 4 बाइट, बूलियन लेगा 1 बाइट। अगर मैं लेट्स से फ्लोटिंग का, या फ्लोट को छोड़ते हैं, अगर मैं डबल का 2 डायमेंशनल एरे बनाऊं तो आपको पता क्या होगा, डबल रेफरेंसेस लेगा 4 बाइट, डबल लेता है 8 बाइट किसी एक डबल को स्टोर करने के लिए। तो वो भी आप सारे हिट एंड ट्रायल्स कर सकते हो। एक चीज़ जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी प्रॉपर्ली, वो है स्ट्रिंग्स। तो लेट्स से मेरे पास एक एरे है स्ट्रिंग्स का, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग, लेट्स से एरे का मैं नाम रखता हूँ नेम्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और लेट से मैंने इसको बनाया 3 साइज़ का। तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मैं नॉर्मली समझूं तो मेरी एक मेमोरी लोकेशन होगी हीप में, और उसमें मेरे पास 3 साइज़ का एक एरे बन गया होगा, इंडेक्सिंग होंगे 0, 1 और 2, और हर एरे के अंदर बेसिकली हर इंडेक्स के अंदर मेरे पास एक स्ट्रिंग होगी। लेट से यहाँ पे होगी आदित्य, ठीक है, लेट से यहाँ पे होगी अभय, लेट से यहाँ पे होगी रोहित, कुछ इस तरीके से मेरे पास हर इंडेक्स में, हर इंडेक्स के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर होगी। जैसे यहाँ पे हमने नेम्स का एरे बनाया है, और इसको मैं क्या कहूँगा, इस एरे को मैं नाम दे दूंगा नेम्स, कुछ इस तरीके से, राइट। चलो इतना समझ आ गया। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये जो स्ट्रिंग है इसका साइज क्या होता है, स्ट्रिंग कितना साइज लेती है किसी भी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे को नेम्स वाले एरे में फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करना है, लेट्स से मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन नेम्स 1 लिखा, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कंपाइलर सीधा जाएगा 1 इंडेक्स पे, और यहाँ पे जो भी नाम लिखा है लेट्स से अबे, उसको प्रिंट करके दे देगा। पर मेरा कंपाइलर डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, है ना, उसको रैंडम एक्सेस कैसे मिला, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। पर हमें अभी पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग्स का साइज़ क्या होता है, स्ट्रिंग कितने बाइट्स लेती है। चलो इसका आंसर आपको देता हूँ। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। ये जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है ना, क्योंकि ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, तो ये जो एरे होता है ना, ये भी एक रेफरेंसेस का एरे होता है। तो जब भी हम एक स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे तो आप उसको एक 2 डायमेंशनल एरे की तरह समझ लो। बेसिकली इस लाइन को आप ऐसे समझ लो कि हमने एक एरे बनाया नेम्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपने इसका साइज क्या रखा है इस एरे का, आपने रखा है 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 0, 1 और 2, जिसके हर एलिमेंट एक रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं। किसका रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग का। तो लेट से ये आदित्य स्ट्रिंग का रेफरेंस स्टोर कर रहा है, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, हाँ। तो लेट से ये आदित्य स्ट्रिंग का रेफरेंस स्टोर कर रहा है 0th इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स आपका लेट से अभय स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर कर रहा है। वैसे ही सेकंड इंडेक्स लेट से आपका रोहित स्ट्रिंग का एरे, रोहित स्ट्रिंग का रेफरेंस स्टोर कर रहा है। तो रेफरेंस स्टोर कर रहा है मतलब इसकी मेमोरी लोकेशन स्टोर कर रहा है। तो लेट से आदित्य जिस मेमोरी लोकेशन से होगा वो 100 से स्टार्ट होती होगी, अभय की 200 से, रोहित की 300 से। तो यहाँ पे आप मान के चल लो, यहाँ पे आता होगा 100, 200 और 300, और बाकी सब तो बिल्कुल सेम है। तो आप मान लो अगर मुझे करना है नेम्स ऑफ 1 को फेच, जो कि यहाँ पे लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना फॉर्मूला बनाऊंगा, अपना बेस एड्रेस। तो लेट से ये बेस एड्रेस है 100, 200, 300 यहाँ हो गया, लेट से ये 400 बेस एड्रेस है। तो मैं सिंपल कर सकता हूँ, बेस एड्रेस क्या है 400 प्लस डेटा टाइप का साइज क्या है। अब यहाँ पे क्योंकि रेफरेंसेस स्टोर है, तो रेफरेंसेस आपको पता है ये 4 बाइट लेते हैं, इनटू मुझे कौन सा चाहिए इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, तो 4 × 1, तो विच इज़ 404। तो 404 यहाँ होगा 404। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक 4 बाइट रीड करूँगा, क्योंकि मुझे रेफरेंस रीड करना है। तो जैसे ही मैंने 4 बाइट रीड किया, 200 से 200, सॉरी 404 से 408, मैंने 4 बाइट रीड किया, मुझे यहाँ पे अंदर क्या मिला, एक मेमोरी एड्रेस मिला। और मेमोरी एड्रेस किसका मिला,
एक स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग का नाम है अभय, तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे अभय प्रिंट कर दूंगा। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे कि भाई स्ट्रिंग्स को हम रेफरेंसेस में क्यों स्टोर करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग भी तो स्टोर कर सकते थे, पर क्योंकि स्ट्रिंग्स जावा में एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे क्यों होती है। तो अगेन नॉन प्रिमिटिव मतलब ये भी हमारी एक हीप में स्टोर होती होगी, तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे 2 डायमेंशनल एरे की हमने बात की थी। आप मान सकते हो ये सारे की सारी स्ट्रिंग्स खुद में एक एरे है, सारी की सारी स्ट्रिंग खुद में एक एरे है। इनफैक्ट आप एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे भी मान सकते हो। आपको पता ही है ना कि अगर मैं कैरेक्टर का एरे ले लूँ, लेट्स से मैंने बनाया कैर नेम इक्वल टू न्यू कैर, ऐसे मैंने कैरेक्टर का एरे बना दिया ऑफ साइज लेट्स से 10 अभी के लिए, ठीक है। और मैंने उस एरे में, ये 10 साइज का एरे है, मैंने इसमें कैरेक्टर्स भर दिए। पहले में भरा ए, दूसरे में डी, आई, टी, वाई, ए, कुछ इस तरीके से, और आगे भी कुछ कुछ भर दिया। तो मैं इसको भी तो यहाँ पे अगर इसको मैं फेच करना शुरू करूँ तो यहाँ से भी तो मैं आदित्य फेच कर लूँगा, राइट, बिल्कुल सही। तो आप स्ट्रिंग्स को भी एक कैरेक्टर एरे मान सकते हो, बट एक्चुअली स्ट्रिंग अब कैरेक्टर एरे नहीं होता। इनफैक्ट JD के, इसको मैं लिख भी देता हूँ, अप टू JDK 9 तक आपके जो स्ट्रिंग्स थे वो कैरेक्टर एरे ही होते थे। बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, आपके स्ट्रिंग्स कैरेक्टर एरे होते थे। बट अब से स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे नहीं होते। इसको हम डेप्थ में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग्स के अंदर तक जाएंगे, अगेन जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके होंगे। पर अभी के लिए आपको मान के चलना है स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली कैरेक्टर एरे नहीं होता, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बस आप ये मान सकते हो कि स्ट्रिंग्स क्योंकि एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है तो वो हीप मेमोरी में अलग स्टोर होते हैं, और उसका एक रेफरेंस हम इस लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर है एरे ऑफ एरेज को जैसे हमने स्टोर किया था कि पहले हम उस इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ पे हमें एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाएंगे और हम क्या रीड कर लेंगे, एक स्ट्रिंग रीड कर लेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, होप आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी कि हम रैंडम एक्सेस कैसे पॉसिबल करवा पाते हैं। अब इनफैक्ट आपको रैंडम एक्सेस का मतलब भी समझ आ गया होगा कि जब भी मैं कहता हूँ कि किसी भी एरे में मुझे क्या मिलता है, रैंडम एक्सेस मिलता है, तो अब रैंडम एक्सेस का आपको समझ आई गया होगा। मतलब कि अगर मैं एरे 3 को एक्सेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास अगर कोई एरे बना हुआ होगा किसी भी साइज़ का, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, एक इंडेक्स 3 को डायरेक्टली एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो मेरा जो JVM है डायरेक्टली इस इंडेक्स पे जंप कर जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाकी इंडेक्सेस पे क्या स्टोर है, आगे वाले इंडेक्सेस पे क्या स्टोर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डायरेक्टली इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टोर है वो ला करके दे देगा। कैसे ला करके दे देगा, उसके हमने एक जेनरिक फॉर्मूला देखा था कि हमको बेस एड्रेस पता होना चाहिए, यहाँ पे बेस एड्रेस, हमें इस डेटा टाइप का साइज पता होना चाहिए ताकि हम पता हो हर ब्लॉक कितना बड़ा है ना, और हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से इंडेक्स को फेच करने वाले हैं और हम निकाल लेंगे। सेम हमने 2D के लिए भी देख लिया, स्ट्रिंग्स के लिए भी देख लिया, और सेम कॉन्सेप्ट हम 3D 4D या किसी भी डायमेंशन ऑफ एरे के लिए लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको क्या फायदा मिलता है कि जब मैं कहता हूं कि एरे हमारा रैंडम एक्सेस देता है, तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं ना, हमें सबसे अच्छा फायदा मिलता है कैशिंग का। अब कैशिंग का आप सिंपल मतलब बस ये समझ लो, तो मैंने आपको कहा था ना कि CPU जब भी कुछ फेच करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को या एलिमेंट्स को फेच करता है, तो वो बाइट्स में फेच करता है। तो लेट्स से हमारा जो CPU है वो एक साथ 8 बाइट को फेच करता है, इमेजिन, ठीक है। और हमने कहा ARR ऑफ 3, तो ARR ऑफ 3 ये है, ये तो 4 बाइट है, तो 4 बाइट के साथ प्लस 4 बाइट यानी कि ये वाला एलिमेंट वो भी फेच कर लेगा। यानी कि हमारे पास 3,4 थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स दोनों CPU के अंदर आ गए हैं। अब अगर कल को आप ARR ऑफ 4 निकालना चाहते हो तो हमारा CPU डायरेक्टली आपको ला करके वो दे देगा, क्योंकि CPU के पास खुद की एक मेमोरी होती है, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स, वो उसमें कैश हो गया है। तो अब हमें बार बार एक तरह से रैम के पास जाना नहीं पड़ेगा कि तू मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि CPU ने अपने पास ही ला करके उसको स्टोर कर लिया है। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि एक एरे को बहुत ऑप्टिमाइज बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया कैशिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, CPU कुछ इन्फॉर्मेशन को पहले ही कैश कर सकता है, वो एक्स्ट्रा बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन पहले ही फेच करके रख सकता है कि अगर आपने अभी एरे ऑफ 3 को प्रिंट किया है, पर बहुत हाई लाइकली चांस है कि आप एरे ऑफ 4 को भी प्रिंट करोगे, तो वो मैंने पहले ही ला के रख लिया। तो कैशिंग के हेल्प की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है एरे में। बाकी हमने सारे फॉर्मूला देख लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।